सच तो ये है कि मुझे दफ्तर की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी। मैं अपने बेशतर क्लाइंट से किसी पार्क या कैफ़े में मिल लिया करता और इनसे ईमेल या सेल फ़ोन के ज़रिए राब्ते में रहता। लेकिन इस दफ्तर का किराया बहुत ही कम यानी सिर्फ $80 माहाना था और ऑडी ने मुझे अपना वाईफाई इस्तेमाल करने की इजाज़त भी दे दी थी। मेरे बेहतरीन दोस्त और फुटबॉल के साबिक जॉन सांचेज का कहना है कि मैंने सिर्फ अपनी बीवी एना की रोक टोक और हर वक्त की नुक्ताचीनी से बचने के लिए इस दफ्तर में पनाहगाह रखी है, क्योंकि वो मेरी बेपरवाही और बेकायदगी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस वक्त वो मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठा हुआ था और काफ़ी पुरजोश लग रहा था। मुझे बताओ तुम्हारे पास क्या खबर है? मैंने कहा, ये देखो। इसने अपनी जेब से एक कागज़ निकाला। वो एक ब्लैक एंड वाइट तस्वीर थी। गो कि इसकी फ़ोटोकॉपी की क्वालिटी बहुत ख़राब थी। इसके बावजूद इस तस्वीर ने मुझे बहुत मुतासर किया। मैंने इसके नीचे लिखी हुई इबारत पढ़ी। ये शख्स केनार सूबा में 25 दिसंबर 2016 से लापता है। इसका नाम टॉपिक यूपानागी है और उम्र 59 साल है। तस्वीर के नीचे राब्ते के लिए एक नंबर और $50,000 के इनाम की पेशकश भी की गई है। फिर मैंने वो पोस्टर से वापस करते हुए कहा, हमें इसको तलाश करना चाहिए। मैंने अपने पुराने दोस्त की तरफ देखा और मुस्कुराए बगैर न रह सका। हम दोनों ठीक ठाक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे थे। वो शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप था, जबकि मैंने हाल ही में एना से शादी की। हम दोनों में से कोई शराब भी नहीं पीता था। जॉन को अपनी सेहत का बहुत ख्याल था, जबकि मैं माजी में आदि बलानोश था, लेकिन मुझे शराब छोड़े हुए 246 दिन हो चुके थे। बहरहाल हम भी इंसान थे और कभी कभार अपने अंदर का उबार निकालने की ज़रूरत पेश आती थी। इसलिए वो अमूमन मेरे पास ऐसे अजीब केस लेकर आ जाता ताकि उसे वाटसन और मुझे शर्लॉक होम्स बनने का मौका मिल जाए। तुम कुछ पीना चाहोगे? मैंने अपना लैपटॉप खोलते हुए पूछा। यकीनन इसने हाथ बढ़ाकर दीवार के साथ रखा हुआ फ्रिज खोला, जो इसकी कुर्सी से ज़्यादा दूर नहीं था। इसमें ऑरेंज, फांटा और मिनरल वाटर की बोतल पड़ी। इंटरनेट पर तलाश करने के दौरान मुझे 5 माह पुरानी 2016 की क्रिसमस की वीडियो मिल गई। इसमें यूपानागी का 17-18 साल लड़का दर्द भरी आवाज़ में इल्तिजा कर रहा था कि इसके लापता बाप के बारे में अगर किसी के पास कोई मालूमात हो तो वो मुतले करे। यूपानागी क्रिसमस से एक रोज़ कबल किसी कम्युनिटी प्रोजेक्ट में रज़ाकाराना तौर पर काम करने के लिए घर से निकला था। वो 69 साल का बूढ़ा सारा दिन सड़क के इस हिस्से पर बिला थकान काम करता रहा जो हालिया सैलाब में तबाह हो गया था। इसने दोपहर 3 बजे अपने दोस्तों को खुदा हाफिज़ कहा और पैदल ही घर की जानिब चल दिया, जो वहाँ से 2 किलोमीटर के फासले पर था। लेकिन वो घर नहीं पहुँचा। देखो, जॉन मेरे कंधे पर झुकते हुए बोला, वो समझते हैं कि बूढ़ा जिंदा है, वरना वो इसे तलाश ना करते और ना ही इतला देने वाले के लिए इनाम की पेशकश करते। मैंने वीडियो दोबारा चलाई। ये देखो जॉन, क्या इस लड़के के पीछे का मंजर, एक पुख्ता सड़क, खाली प्लाट पर दाना चुगती मुर्गियाँ और कुत्तों के आगे बिछा हुआ खाना फेंकता हुआ रेस्टोरेंट वर्कर। हाँ तो फिर? जॉन मुंह बनाते हुए खड़ा हो गया, जैसे वो भी इस नतीजे पर पहुंच गया हो जो मेरे जहन में पहले से ही था। क्या ये देखने में इस जगह जैसी नहीं लगती जहां हम पले बड़े? मैंने पूछा। मैं जानता हूं कि ये किनार सूबा में है, लेकिन ये हमारा इलाका भी हो सकता है। हाँ, इसने बिला एतराफ़ किया। और मैं जानता हूं कि तुम्हारा अगला सवाल क्या होगा। क्या हम वहाँ कितने लोगों को जानते हैं जिनके पास $50,000 फालतू होंगे? जॉन के साथ मुझे भी इस केस में दिलचस्पी हो गई। वैसे मैंने बहुत कम वक्त में एक ऐसे शख्स के तौर पर अपनी साख बना ली थी जो लोगों को तलाश कर सकता था, लेकिन गुज़श्ता चंद हफ्तों में किसी क्लाइंट ने मेरे दरवाजे पर दस्तक नहीं दी। क्या ये मुमकिन था कि 6 लाख की आबादी वाले शहर में कोई भी शख्स हाल ही में लापता ना हुआ हो या इसके दोस्तों और घर वालों ने इसकी परवाह ना की हो? मैं जॉन के साथ अगले रोज़ बबेलेबान के एक छोटे से कस्बे में जाने में तैयार हो गया, सिर्फ ये देखने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं। मैंने दफ्तर बंद किया और बस स्टॉप की तरफ चल दिया। जॉन ने मुझे लिफ्ट देने की पेशकश की, लेकिन मैं जानता था कि वो मालजे जानना पसंद नहीं करता। इसने गुर्बत की ज़िंदगी के साथ वो पुराना इलाका भी छोड़ दिया था और वो ये याद नहीं करना चाहता था कि वो कहाँ से आया है। मैं हमेशा अपने माजी के बारे में गैर जज्बाती रहा। मैंने 19 साल की उम्र में घर छोड़ा, 1 साल कुकिंग स्कूल में खाना पकाना सीखा और अगले 14 साल सिएटल में गुजारे और रेस्टोरेंट वर्ल्ड में तेज़ी से कामयाबी की सीढ़ियां तय की, लेकिन इसी तेज़ी से जवाल भी हुआ। इसकी वजह मेरी शराब नोशी थी। जब 2 साल कबल मेरी माँ का इंतकाल हुआ तो मैंने इसकी आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए घर का रुख किया। बस ने मुझे घर के सामने उतार दिया। माँ के मरने के बाद मैंने जॉन से कर्जा लेकर एक पुराना हस्ता मकान खरीद दिया और मैं अपना ज़्यादातर वक्त इसी को ठीक करने में गुजारता। मैं घर में दाखिल हुआ तो ताज़ा पेंट, लहसुन और धनिया की महक मेरे नथनों से टकराई। एना चूल्हे के पास खड़ी मुर्गी भून रही थी। इसकी सफ़ेद टी शर्ट पर जर्द पेंट के धब्बे नजर आ रहे थे। मैंने पीछे जाकर अपने बाजू उसकी गर्दन में हायल कर दिए। क्या आज तुम जर्द रंग कर रही हो? मैंने पूछा। ये मैरी गोल्ड है, इसने तस्दीक की। हाँ, हमारे बेडरूम में भी। हाँ, तुम जाकर देख लो। बेडरूम देखकर मुझे इतराफ़ करना पड़ा कि वो वाकई रंग अच्छा लग रहा था। इसने 3 दीवारों पर सफ़ेद और चौथी दीवार पर मैरी गोल्ड पेंट किया था। सोफिया ने आज मुझे फ़ोन किया। एना ने कहा, जॉन की बीवी। हाँ, जॉन की बीवी। तुम सोफिया नाम की कितनी औरतों को जानते हो? वो कह रही थी। तुम कितने दिनों के लिए जा रहे हो? ओह, तो सोफिया ने यही बताने के लिए फ़ोन किया था। गालिबन 1 दिन के लिए। मैंने इसे यकीन दिलाया। शायद 1 रात रुकना पड़ जाए।
इसका इन्हिसार इस बात पर है कि कल हम क्या मालूम कर पाते हैं। क्या तुम समझते हो कि कुछ मालूम कर पाओगे? नहीं, मैं नहीं जानता कि कुछ मालूम कर पाऊंगा या नहीं। मैंने कहा, मुझे इसमें शुबा है। मैं सिर्फ जॉन की तसल्ली के लिए जा रहा हूँ। तुम जानती हो कि वो कैसे शख्स है? हाँ, वो मुतफिक होते हुए बोली, मैं जानती हूँ। वो ख्याली पुलाव बनाने का आदी है। क्या तुम ऐसा नहीं समझते? इसने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, चलो खाना खा ले, मेरी 8 बजे क्लास है। ऐना के स्कूल जाने के बाद मैंने मखसूस कुर्सी पर बैठकर दोबारा इस पोस्टर की कॉपी का मुआयना किया। वो कौन था जो अपने बाप की बाजियाबी के लिए $50,000 इनाम देने को तैयार था? मैंने इस पोस्टर में दिए गए नंबर 1800 पर फ़ोन किया। मैं तो कर रहा था कि नाइट शिफ्ट में मौजूद कोई उकताया हुआ या पुलिस वाला फ़ोन मेरा उठाएगा, लेकिन इसकी बजाय एक जवान मर्द की आवाज़ में रिकॉर्डिंग सुनाई दी। फ़ोन करने का शुक्रिया और मेरे बाप की तलाश में मदद देने का पेशगी शुक्रिया। तुम पेपाल या गोफेल्डी कंपेन के जरिए अतिया कर सकते हो। खुदा तुम पर मेहरबान हो। हेलो। रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद मैंने कहा, मेरा नाम विल्सन है। मैं दरअसल इनाम के बारे में पूछना चाह रहा था। क्या ये रॉन्ग नंबर है? हेलो। ये उसी शख्स की आवाज़ थी जिसकी आवाज़ में मैंने रिकॉर्डिंग सुनी थी, लेकिन अब वो कुछ मशकूक पल के अफसरदा लग रहा था। तुमने इनाम के बारे में फ़ोन किया था? हाँ। मैंने कहा, क्या इसमें कोई मसला है? नहीं। इसने आवाज़ को खींचते हुए कहा। इस तरह मैं जान गया कि कोई मसला था। क्या तुम इसके बेटे हो? मैंने पूछा। हाँ। वो बोला, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं तो कर रहा था। तुम इनाम के बारे में जानना चाहते हो? इसने गहरा सांस लिया। हाँ। मैंने कहा, मेरा ख्याल है कि शायद मैं कुछ मदद कर सकूँ। कैसे? इसने जारहाना अंदाज में कहा। मैं सोचने लगा कि क्या ये लड़का वाकई अपने बाप को तलाश करना चाहता है या नहीं। मैं एक सुराग रसा हूँ, मैंने कहा, और मेरा एक काम ये भी है कि मैं लोगों को तलाश करता हूँ जो तुम्हारे बाप की तरह लापता हो जाते हैं। क्या तुम पुलिस ऑफिसर हो? नहीं। मैंने कहा, कोई पुलिस ऑफिसर इनाम की तवक्को नहीं करता। मैं एक प्राइवेट सुराग रसा हूँ और जैसा कि मैंने कहा कि लापता अफराद की तलाश में उनके अहल खाना की मदद करता हूँ। मैंने इससे चंद सवाल किए जिसका जवाब उसने कदरे हिचकिचाहट से दिया जो टाल मटोल की हदों को छू रही थी। फिलहाल मैंने मजीद सवाल करना बंद कर दिए। मुझे उम्मीद है कि तुम अतिया देने के बारे में गौर करोगे। ज़माना ने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। योपानागी एक कच्चे रास्ते पर छोटे से मकान में रहता था जो बलबान के शुमाल मगरिब में वाक़ पहाड़ियों की तरफ जा रहा था, लेकिन इसके बेटे ने शहर में एक रेस्टोरेंट के ऊपर रिहाइश तैयार कर ली थी। इसने हमारा इस्तकबाल कदरे मोहतात अंदाज में किया और हम दोनों एक डेली डाले सोफे पर बैठ गए। हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। मैंने जोर से कहा, तुम्हारा बाप 5 महीने से लापता है। तुमने ये कैसे सोच लिया कि वो अब तक जिंदा होगा? मैं जानता हूँ कि वो जिंदा है, ज़माना ने जवाब दिया, लेकिन वजाहत नहीं की। अगर चाहते हो कि हम तुम्हारी मदद करें तो हमें इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। मैंने इससे कहा। वो मुझे पैगामात भेजता रहता है, इसने कहा और अचानक खड़ा हो गया। मैं नहीं जानता था कि इसका अगला कदम क्या होगा, क्योंकि इसी वक्त कमरे में एक दरमियानी उम्र की औरत दाखिल हुई। इसने वेटर्स की तरह अपने सफ़ेद कपड़ों पर एक नीले रंग का एप्रन बांधा हुआ था। इसकी शक्ल बड़ी हद तक ज़माना से मिल रही थी। जॉस, इसने पूछा, ये कौन लोग हैं और क्या चाहते हैं? हम तुम्हारी और तुम्हारे बेटे के इस बाप की तलाश में मदद करना चाहते हैं। मैंने कहा। इससे पहले कि मैं मजीद कुछ कहता, वो अपने बेटे की तरफ मुड़ी और हस्पानवी ज़ुबान में कुछ कहा जो मेरी समझ में नहीं आया। जॉर्ज इसे बहुगौर देखता रहा जैसे इसके होंठों की जुम्बश पड़ रहा हो। फिर इसने भी ऐसी ज़ुबान में जवाब दिया जो मेरे लिए अजनबी थी। इसने औरत से कुछ कहा और जॉर्ज ने ताकीदी अंदाज में सर हिला दिया। वो औरत हमारी तरफ मुड़ी। अब इसके चेहरे पर नरमी थी। बैठ जाओ, इसने कहा। क्या तुम चाय या कॉफ़ी लेना पसंद करोगे? नहीं शुक्रिया। जॉन ने हम दोनों की तरफ से जवाब दिया। तुम ये क्यों समझते हो कि हमारी कोई मदद कर सकोगे? इस औरत ने पूछा। मुझे यकीन नहीं कि हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। मैंने कहा, हम यहाँ ये जानने के लिए आए हैं कि तुम्हारे बेटे के पास क्या मालूमात है, और ये कब्र से पैगामात भेजने वाली अहमकाना बात है। इससे कोई मदद नहीं मिल सकती। वो जिंदा है। ज़माना फट पड़ा। इसकी माँ ने आहिस्ता से कहा तो वो कुछ पुरसुकून हो गया। टोपक मरा नहीं है, इसने कहा। फिर वो कहाँ है? तुम दोनों कौन सा गेम खेल रहे हो? मैं यकीन दिलाती हूँ कि हम कोई गेम नहीं खेल रहे मिस्टर विल्सन सेलिनास, मैंने अपना कार्ड देते हुए कहा। और ये मेरा साथी जॉन है। हम मिस्टर सांशेर को जानते हैं। इसने मेरा कार्ड अपना एप्रन की जेब में रखते हुए कहा। हम फुटबॉल क्लब में बार्सिलोना के मैच देखने जाते हैं और इसने कई मरतबा हमारी टीम के लिए मुश्किलात पैदा की हैं। वो एक बार जॉन की तरफ देखकर मुस्कुराई और जवाब में वो भी मुस्कुरा दिया। इसने मेरी कलाई करते हुए कहा, मेरा साथी थोड़ा बहुत अखड़ हो सकता है। तुम क्यों समझते हो कि योपानागी अभी तक जिंदा है? वो जिंदा है, जॉर्ज बड़बड़ाया। इसकी माँ ने 2-3 मरतबा आहिस्ता से सर हिलाया और बोली, जब मेरा बेटा कह रहा है कि इसने अपने बाप के पैगामात वसूल किए हैं तो वो कोई गेम नहीं खेल रहा। जॉर्ज ने एक कहका लगाया और इसकी माँ मुस्कुराने लगी। जॉर्ज, इन्हें वो दिखाओ, इसने ठंडी सांस लेते हुए कहा, जैसे इस वक्त से पहले अपना ट्रम्प कार्ड दिखाने पर मजबूर कर दिया हो। जॉर्ज अपने बेडरूम में गया और एक दर्जन के करीब पोस्ट कार्ड लेकर आ गया। वो झुका और इसने वो कार्ड कालीन पर फेंक दिए। जॉन और मैं भी इसके साथ झुककर कार्ड देखने लगे। इनमें आखिरी कार्ड जनूबी एक्वाडोर के साहिली इलाके मचाला से भेजा गया था। ये कार्ड एक्वाडोर का सफ़रनामा था जिनसे जाहिर होता था कि वह मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों का सफ़र कर रहा है। हर कार्ड पर जली हरूफ में पेंसिल से लिखा हुआ होता। इस सब में एक ही बार दर्ज थी, मेरे बेटे उदास मत होना, मैं जब भी हो सका वापस आ जाऊँगा। क्या ये इसी की हैंड राइटिंग है? माँ ने पूछा। बिल्कुल, जॉर्ज ने यकीन दिलाया। इसकी माँ ने भी सर तायद में हिलाया। ये कार्ड हमें क्या बता रहे हैं?
मैंने वो कार्ड्स वापस फर्श पर रखते हुए कहा, क्या वो लंबी छुट्टी पर है? क्या वो पूरे मुल्क का सफ़र कर रहा है? मैंने कंधे उचकाए। क्या तुम्हें सिर्फ यकीन है वो तुम ही को पैगाम भेज रहा है या अपनी किसी दूसरी औलाद को? तुम्हारा मतलब है इसकी जायज़ औलाद? जॉर्ज को गुस्सा आ गया। इसकी माँ ने आहिस्ता से इसकी पीठ थपकी, जैसे किसी बच्चे को बहला रही हो। अगर चाहते हो कि हम तुम्हारी मदद करें तो तुम्हें अपने गुस्से पर काबू पाना होगा। मैंने तुमसे मदद के लिए नहीं कहा, इसने अपने कार्ड समेटते हुए कहा और खड़ा हो गया। ओ माय गॉड विल्सन, जॉन ने कहा, वो अपने बाप के लिए परेशान है। तुम ठीक कह रहे हो, मैंने अपना हाथ उठाते हुए कहा, लेकिन तुम ये क्यों कहते हो कि वो खतरे में है? ये भी तो हो सकता है कि वो अपना मुल्क देखने के लिए कुछ वक्त ले रहा हो। तुम्हें इस इम्कान पर गौर करना होगा, मैंने सुलझी हुई आवाज़ में कहा। तो जॉन और औरत सारी लाकर मेरी तायीद करने लगे, लेकिन जॉर्ज ने कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। तावक्ते के मैंने अपनी बात जारी रखी, तुम इसके अलावा और कुछ जानते हो? कोई ऐसी बात जो तुमने हमें नहीं बताई? मैंने जॉर्ज के चेहरे के तासुरात से अंदाज़ा लगा लिया था कि मैंने ठीक कहा था। इसने अपनी माँ की तरफ देखा, जिससे पहले कंधे उचका दिए, फिर अपना सर हिलाया। जॉर्ज एक बार फिर माँ को देखने लगा और कुर्सी पर ढेर हो गया। इसने फिर गहरी सांस ली और बोलना शुरू कर दिया। इस तरह पहले से एक अजीब केस और ज़्यादा अजीब हो गया। क्या तुमने पुलिस को बताया? जब वो बात खत्म कर चुका तो मैंने पूछा। इसने नाक सुकेड़ी। क्या तुम बताओगे? कभी नहीं, मैंने कहा। तुम क्या समझते हो? जॉन ने चावल मुंह में भरते हुए कहा। मैं समझता हूँ कि वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। वो इतने बुरे नहीं हैं, जॉन ने कहा, सिर्फ परेशान है। क्या वाकई? मैंने पूछा। क्या तुम इनकी कहानी पर यकीन कर रहे हो? जॉर्ज और इसकी माँ ने जो कहानी सुनाई, इस पर यकीन करना मुश्किल था कि इसके बाप को एक बड़ी रकम मिली जो इसके ख्याल में $1,00,000 से ज़्यादा थी। इस रकम को दरख्तों के झुंड के किनारे एक उभरी हुई चट्टान के पीछे छुपाया गया था, जहाँ वो अपनी रोज़मर्रा की चहलकदमी के दौरान रुक जाता था। इसके कहने के मुताबिक बूढ़े ने इस रकम के बारे में चर्च में दुआ की, बल्कि पापा मामा देवी से भी रजू किया। मेरे ख्याल में टोपक के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन थे कि रकम को वहीं छोड़ दे और ये तवक्को करे कि जिस किसी ने भी इसे छुपाया हुआ हो, इसे मालूम ना हो कि बूढ़े को इससे रकम मिली थी, और वो शख्स मुमकिन तौर पर कोई मंशियात फरोश ही होगा और वो इस रकम को लेकर भाग जाए। लगता है कि ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि इस रकम मिलने के बाद वो नजर नहीं आया। ऐसा शख्स जो एक नहीं बल्कि कई देवता की पूजा करता हो, महज अपने लिए रकम ले जाता। इसका एक निज़ाम था। जॉर्ज ने हमें यकीन दिलाया। कैसा निज़ाम? वो पूरे मुल्क में जाता है, वो इन छोटे कस्बों में जाकर अपने आप को मुफलिस जाहिर करता है और वहाँ के लोग इसकी मदद करते हैं। फिर तुम मजीद रकम इकट्ठा करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? जॉन ने पूछा। और तुमने इनाम का लालच क्यों दिया अगर तुम्हारा बाप वाकई लापता नहीं है? $1,00,000 ज़्यादा अरसा साथ नहीं देंगे, इसकी माँ ने कहा। ये बिल्कुल बकवास है। मैंने जॉन से कहा, ये सच भी हो सकता है। इसने कहा, नहीं, ये एक फ्रेब है। क्या मतलब? टोपेक योपानागी का कोई वजूद ही नहीं, कम अज़ कम वो जिंदा नहीं है। ये दोनों एक जाली स्कीम चला रहे हैं। ये एक लंबा फ्रॉड है जिसमें लोग इन्हें अतियात दे रहे हैं। जॉन इस ख्याल से मुत्तफिक नहीं था। मैंने वजाहत की कि वो बूढ़ा शख्स मार चुका है और उन्होंने किसी को बताए बगैर इसे दफन कर दिया है, या वो भी इस स्कीम में शामिल है और वक्ती तौर पर रूपोश हो गया है। मैं मान लेता हूँ, जॉन ने कहा, लेकिन जो कहानी उन्होंने हमें सुनाई है इसके मुताबिक वो अपनी मदद आपके तहत कुछ अच्छे कामों में भी हिस्सा लेता था। मैंने कंधे उचकाते हुए कहा, वो इस तरह की बातें हम जैसे लोगों के लिए करते हैं जो इनाम के लालच में इनकी मदद करते हैं। क्या तुम समझते हो कि वो इतने होशियार है? मैं नहीं जानता जॉन। मैं अपना बचा हुआ खाना एक तरफ रखते हुए बोला, मुझे इसकी परवाह भी नहीं है। मैं तुम्हें अपना भाई समझता हूँ, लेकिन अब मैं थक गया हूँ और घर जाना चाहता हूँ। तुम अपना खाना खत्म नहीं करोगे? नहीं, तुम खा लो। इस लम्हे में मैंने जो कुछ देखा इसने मुझे हैरान कर दिया। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। मेरे मेटल में 15 साल के क़याम के दौरान पहाड़ों, सड़कों के किनारे और चौराहों पर मंशियात की फ़रोख्त एक आम सी बात हो गई थी। मैंने इक्वाडोर वापस आने के बाद ऐसा नहीं देखा। गो कि मैं इस शहर में पला बड़ा, लेकिन आप इसे एक सयाह की तरह देख रहा था। मैंने औरतों को रंगीन स्कर्ट्स और सफ़ेद ब्लाउज में मलबूस मार्केटों में फल और सब्जियां फरोख्त करते, जबकि मर्दों को नई लाइट रेल के मनसूबे पर काम करते देखा, लेकिन खुलेआम मंशियात के कारोबार पर गौर नहीं की। लेकिन अब जब मैं लिया फाकी की एक पुरसुकून सड़क पर यह मंजर देख रहा था, मैं सोचे समझे बगैर मेज से उठा और सड़क की जानिब चल दिया। तुम कहाँ जा रहे हो? जॉन ने पूछा। मैंने सोचा कि हम घर जा रहे हैं, मुझे 1 मिनट दो, मैंने कहा। जॉर्ज और इसकी माँ को झूठा समझने के बावजूद अब भी कोई बात मुझे परेशान कर रही थी। अगर इनकी कहानी सच्ची हो तो इसमें कोई मंशियात फरोश भी शामिल होगा। $1,00,000 कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी। मुझे शुबा था कि इस कस्बे में किसी के पास इतनी बड़ी रकम होगी। मुझसे 15 मीटर के फासले पर एक मंशियात फरोश मौजूद था और ये मेरे लिए इससे कुछ सवाल करने का अच्छा मौका था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इन सवालात के जवाब से मुझे कुछ ज़्यादा मालूमात मिल सकेंगी, लेकिन कोशिश करने में क्या मुज़ायका था। हेलो, मैंने इसके करीब पहुंचकर कहा। बस स्टेशन कहा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने क्या कहना था, लेकिन रद्द-ए-अमल मेरी तवक्को के मुताबिक था। उन्होंने खतरा महसूस करते हुए तेज़ी से चलना शुरू कर दिया। मैंने भी इसका ताक़ुब करने के लिए अपनी रफ्तार तेज़ कर दी। शायद फ़रोख्त कनिंदा के पास ज़्यादा मुफीद मालूमात होंगी, लेकिन मुझे शुबा था कि वो कुछ बताएगा। ज़्यादा इम्कान यह था कि वो मेरी पसलियों पर चाकू रख देगा, लिहाजा मैंने बहादुरी दिखाते हुए हरीदार पर तवज्जो मरकूज कर दी। इन दोनों ने कदमों की आवाज़ सुनकर मेरी तरफ देखा। हरीदार करीबन 30 बरस की थी। इसने मुझे यूं देखा जैसे अपनी आंखें झपका रहा हो। मंशियात फरोश की नज़रें मुझ पर थी। मैंने इसका चेहरा गौर से देखा और महसूस किया कि वो सफ़ेद फाम था। मुझे वो शुमाली अमेरिकन लगा, लेकिन जर्मन या डच भी हो सकता था। इसने हुड वाली स्वीट
शर्ट पहन रखी थी। इसकी आंखें गहरी सब्ज और चेहरे पर जम का निशान और मुहासे थे। मेरी तवक्को के मुताबिक खरीदार ने भागना शुरू कर दिया। मैं इसके पीछे लग गया, लेकिन मंशियात फरोश ने कोई हरकत नहीं की और भागने की बजाय इसने फुटबॉल की तरफ घुटने मोड़े और अपनी कलाई से मेरी थोड़ी के नीचे जब लगाई और मुझे फुटपाथ पर धकेल दिया। चलो, वो सांप की तरह फुनकारा। वो मुझसे लंबा और ताकतवर था, लिहाजा इसको मुझे आगे धकेलने में कोई मसला नहीं हुआ। हमने अकब में मौजूद कदमों की आवाज़ सुन ली। कोई तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहा था। क्या जॉन मुझे बचाने के लिए आ रहा था? मैंने काबू करने वाले के पीछे मुड़ के देखा और जब वो पलटा तो इसके हाथ में एक तेजदार चाकू था। अपने दोस्त से कहो कि वापस चला जाए, इसने सरगोशी से कहा। हम रुक गए और मैंने अपना चेहरा जॉन की तरफ कर दिया। सब ठीक है, मैंने इसे यकीन दिलाया। हम सिर्फ बातें कर रहे हैं। जॉन जानता था कि झूठ है, लेकिन इसे भी मालूम था कि मैं खतरे में हूँ। वो लम्हा भर के लिए हिचकिचाया, फिर वापस चला गया। वो तेजी से फुटपाथ की तरफ जा रहा था। मुझे इसमें कोई शक नहीं था कि वो पुलिस की मदद हासिल करने के लिए दौड़ लगा रहा है। राहगीरों में से किसी ने हम पर तवज्जो नहीं दी। ये इस इलाके की रिवायत है। यहाँ पर हर कोई अपने काम से काम रखता है। मैं और मेरा दोस्त जो कर रहे थे वो हमारा आपस का मामला था। हम अगले कोनों पर पहुंचकर एक तंग सड़क में दाखिल हो गए जो कस्बे के मज़ाफ़ात की तरफ जा रही थी। एक और शख्स तारीकी से निकल कर आया और हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगा। वो सफ़ेद फार्म नहीं बल्कि इक्वाडोरियन था। वो वाज़े तौर पर मंशियात बेचने वाले का साथी था। नए आने वाले ने अपनी रफ्तार बढ़ाई और सड़क के किनारे खड़ी एक शेवरलेट सेडान का पिछला दरवाज़ा खोला। मैं और मंशियात बेचने वाला बैठ गए। इसके साथी ने ड्राइविंग सीट पर बैठकर इंजन स्टार्ट किया। वो कार बहुत नीची थी और इसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो डलवान की पहाड़ी चढ़ सके। वो सड़क नामवार थी और इसमें जगह जगह गड्ढे पड़े हुए थे, इसलिए ड्राइवर को बार बार गियर बदलना पड़ रहा था। ये सड़क एक चर्च की तरफ जा रही थी, लेकिन हम इससे पहले ही एक दूसरी सड़क पर मुड़ गए जो शुमाल मशरिक की तरफ जा रही थी। ये सड़क बेहतर हालत में थी। इस पर तारकोल की तय बिछी हुई थी। बुलंदी पर पहुंचकर हम शुमाल की जानिब मुड़े और एक वादी में पहुंच गए। आगे जाकर सड़क तंग हो रही थी और दरख्तों की शाखें कार से टकरा रही थी। हम एक छोटी नदी पर बने हुए पुल से गुजरकर एक मैदान में दाखिल हुए। इसके अकब में एक सफ़ेद रंग का मकान था। सुर्ख टाइलों की छत काई और दरख्तों के पत्तों से ढकी हुई थी और खिड़कियों को देखकर लगता था कि इन्हें काफ़ी दिनों से धोया नहीं गया। मैदान में जगह पे जगह घास का ढेर पड़ा हुआ था। मैंने पूरे सफ़र के दौरान अपना मुंह बांध रखा और इन दोनों ने भी ऐसा ही किया। जैसे ही ड्राइवर ने अपनी कार रोकी और इंजन बंद किया, हुड वाले ने इस के कंधे पर थपकी दी। इससे बात करो, इसने मेरी जान अंगूठे से इशारा करते हुए कहा। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। मैंने इन्हें बताया। तुम्हारी क्या डील है? हुडवाल ने पूछा। मेरी कोई डील नहीं है। फिर तुम कस्बे में क्या कर रहे थे? इसने पूछा। मैं बस स्टेशन की तलाश में था। बकवास, इसने नरम लहजे में कहा। तुम जो ज़माना के लिए काम कर रहे हो। मैं ये सुनकर हैरान रह गया। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। इसने हाथ से इशारा किया और ड्राइवर कार से उतरकर मकान की तरफ चल दिया। अब कार में सिर्फ हुड वाला रह गया था और मैं जानता था कि मेरा वास्ता इसी से है। मैं हैरान था कि इसे मेरी और ज़माना की मुलाकात का कैसे इल्म होगा, लेकिन मेरे पास इसके बारे में सोचने के लिए वक्त नहीं था। इसकी बजाय मैंने एक कहानी गढ़ने पर तवज्जो मरकूज़ कर दी।